बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटे आज के वीडियो हमारी एकेडमिक क्विज़ 5 ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हमने इसके चैप्टर्स जो है ना इंक्लूड किए हुए थे। आज इनके एमसीक्यूज़ की डिटेल से डिस्कशन जो है ना वो हम करते हैं। बेटे फर्स्ट एमसीक्यू देखें, हमारे पास मेमोरी के बेस क्वेश्चंस है। कहते हैं कि 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.18 जॉल के। ठीक है, moving on, next MCQ is if the distance between 2 point charges is half, then the electric force becomes। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है। फोर्स और डिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है और साथ में स्क्वायर भी है, यानी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, इसी तरह से डिस्टेंस इज डिक्रीज तो फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दी गई है तो फोर्स डबल हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके स्क्वायर भी है तो हाफ का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 4 टाइम्स जो है ना वो फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, तो इट विल बी 4 टाइम्स। वो हाफ कर दी है जबकि वो 4 गुना बढ़ गई है फोर्स। मूविंग ऑन, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम डैश चार्ज एंड एंड ऑन डैश चार्ज। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती हैं? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जो है ये मूव करती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से मूव करती हैं। तो ये आपने डायग्राम भी देखी होगी। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ। हाँ जी, ये किसकी इक्वेशन है? आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन। m हमारे पास मैथ होता है, c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है और E जो है आपके पास एनर्जी है। तो ये क्या है? आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली। तो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू जो है 273.16 केल्विन होता है। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं उसको है जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच वाटर जो है आपका वो तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है, गैस में भी, लिक्विड में भी और इसी तरह से वो सॉलिड में भी, तीनों में को एग्जिस्ट कर रहा होता है एट द सेम टेम्परेचर। तो वो आपके पास ट्रिपल पॉइंट कहलाता है एंड इट इज़ इक्वल टू 273.16 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू से कहते हैं कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जो फोर्स है उसका तो इनके साथ ताल्लुक है, लेकिन जो के है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है बिटवीन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अगर तो एयर होता है तो फिर उसकी वैल्यू जो होती है के की, इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम। ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो के की वैल्यू डिपेंड करती है उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा आपको पता है कि जब आपकी सॉलिड के अंदर से जो है वो बाय सॉलिड आपकी जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है या थर्मल कंडक्शन हो रही है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। इस तरह से कन्वेक्शन जो है वो थ्रू गैसेस या फिर जो है ना उस तरह से लिक्विड फ्लो के ज़रिए से होती है, लिक्विड्स और गैसेस दोनों में वो आपकी कन्वेक्शन होती है। जबकि जो रेडिएशंस की बेस पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस में होती हैं जी? रेडिएशन की बेस पर होती हैं। मूविंग ऑन, कहते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बच्चे आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही फॉर्मूला ही रहेगा। हाँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में है तो फिर आप उसको वर्क डन इज इक्वल टू 0 कहते हैं इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें आपके पास डेल्टा वी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वर्क डन भी उस तरह से 0 हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक का ज़ीरोथ लॉ कहता है कि अगर एक आपके पास सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है और तीसरा सिस्टम सी है, और अगर पहला वाला दूसरे के साथ उसका टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इन तीनों के ये टेम्परेचर्स हैं, द टेम्परेचर ऑफ ए इज़ इन इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर ऑफ सी
और जो सिस्टम बी का टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो पहले वाला बी दूसरे वाले के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा। दिस इज़ द ज़ीरोथ लॉ। और ये किस पर डिपेंड करता है या डील करता है? इट इज़ डीलिंग विद थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जी, क्या आंसर है इसका? एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस सिर्फ ये चेंज हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही स्टेटमेंट है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही सेम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट, टेम्परेचर। तो आपके पास क्या आंसर आया है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू इज फोटोकॉपियर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फोटोकॉपियर मशीन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसी तरह से पेंटिंग जो कार है, कार पेंटिंग जब करते हैं तब भी आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे वर्क करता है। इसी तरह से आपका ये जो फोटोकॉपियर मशीन है, इट ऑल्सो वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और जो पेपर होता है उसका नेगेटिव चार्ज, उस तरह से वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर वो इंक जो है ना उसके ऊपर इंग्रेव हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा कहते हैं कूलम्स लॉ इज मोस्ट सिमिलर टू। तो कूलम्स लॉ कौन सा होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट बन सकता है? G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या फार्मूला है? न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कूलम्स लॉ होता है। कूलम्स लॉ में भी दो आपके पास पॉइंट चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान में आपने फोर्स को देखना होता है और उनके रेडियस को आप देखते हैं। इसमें भी आपके पास दो मैसेज होते हैं और उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग अपॉन दिस मैसेज, वो आप उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी किस को कहते हैं? आपको मैंने बताया था कि ये इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, या वो जो सम ऑफ एनर्जी है, जितनी की एनर्जी आपके सिस्टम में होती है। काइनेटिक एनर्जी हो गई सिस्टम की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जब आप ऐड करते हैं इट गिव्स अस द इंटरनल एनर्जी। तो बेटा टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इंटरनल एनर्जी हमारे पास रिलेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस इज जी सी इक्विवेलेंट। सीरीज में अगर हम बात करें तो 1/C1 प्लस 1/C2 एंड 1/C एंड सो ऑन, ये वाली होती है। तो बेटा जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे इनको एलसीएम लेकर और फिर उसको जो रिवर्स करेंगे उसके फ्रैक्शन को, तो बेटा वो आंसर हर एक इंडिविजुअल से भी क्या आएगा? कम आएगा आंसर। तो हमारे पास आएगा इट इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में ली गई है और फिर बटे में जो क्वेश्चन होता है वो फिर आंसर छोटा देता है आपको। नेक्स्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट यही है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम दो तरह से होता है, या तो वो इट रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो एंट्रोपी हमेशा या तो इंक्रीज़ कर रही होगी किसी भी सिस्टम की, या फिर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ये आंसर बनेगा। 40 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज गैमा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन आपके पास नहीं होगा। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स को कहते हैं। तो बेटा कौन सा ऑप्शन बना? हाई एनर्जी फोटॉन्स इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज द वर्क डन इज अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में किसके बराबर होता है, वो जो एरिया इंक्लोज किया गया है प्रेशर वॉल्यूम के गिर्द। अगर आप एक वर्क डन कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में, तो आपको पता है कि जब आपने किसी भी ग्राफ का एक एरिया जब कैलकुलेट किया जाता है, देन इट मीन्स कि आपने उन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, वर्क ही तो आता है हमारे पास। तो एरिया इंक्लोज बाय द, आप जो सर्कुलर हमारे पास फिगर है उसका जब आप एरिया लेंगे तो फिर वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ये भी आपका जो है वो उससे स्टेटमेंट रिलेटेड है, तो जॉल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर। एंट्रोपी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट आपका होता है जी पावर का, जॉल आपका एनर्जी का होता है, केल्विन का होता है जी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। नेक्स्ट कहते हैं कि अ ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, ऑब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस। क्या करता है, सारी की सारी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर जाएं, ब्लैक शर्ट हो या ब्लैक पैंट हो, तो धूप में वो ज़्यादा उसमें गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है वो सारी की सारी रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सारों को रिफ्लेक्ट किसी को नहीं करता। आफ्टर 2 हाफ लाइफ द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैम्पल दैट रिमेन्स, तो एक हाफ लाइफ के ख़त्म होने पर वो हाफ हो गया। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इज़ कंप्लीट, सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 का हाफ जब होगा इट मीन्स 1/4। ठीक है, तो एक चौथाई जो है वो हमारे पास रह गया है। अगर इसी में पूछते हैं कि कितना डिके हो चुका है, व्हाट फ्रैक्शन हैज़ बीन डिकेड, यहाँ पर तो पूछा ना दैट रिमेन्स कितना रह गया। तो अगर वो कहते हैं कि कितना डिके कर चुका है, तो आप क्या देंगे, एक चौथाई रह गया है, तो डिके 3/4 जो है वो डिके हो चुका है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, हाँ जी अभी हमने पढ़ा कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती, बिल्कुल भी ज़ीरो भी नहीं होती, ना डिक्रीजिंग होती है, कांस्टेंट भी नहीं। जबकि हमारा आंसर यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा किसी भी चीज़ की बढ़ती रहती है। मूविंग ऑन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द एबिलिटी टू, हाँ जी सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्मल का मतलब हीट, हीट को कंडक्ट करवाना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कंडक्ट हीट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, आपके पास जो ऐसा यूनिट यूज़ होता है वो हमारे पास होता है केल्विन स्केल। बाकी तीनों भी आपके पास हैं, लेकिन जो मेजर आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल यूज़ किया जाता है ऐसा यूनिट में, इट इज़ केल्विन स्केल। मूविंग ऑन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग ऑन, कहते हैं बेटा अ मटेरियल दैट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ गुड, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या कर सकेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं दे आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोजनेस होंगी आपस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जहाँ पर दूर हों या कर्व्ड हों या पैरेलल हों, ये वाले आंसर्स हमारे नहीं बनते। देन नेक्स्ट MCQ इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर एन आइडियल गैस इज, हाँ जी CP और CV का जो रिलेशन है वो क्या है, CP - CV इज इक्वल टू R। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, CP/CV अगर डिवाइड करें तो फिर वो गैमा का इक्विवेलेंट होता है। तो आपने याद रखना है इसका, जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर जब आता है आइडियल गैस के लिए, तो हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, CP - CV इज इक्वल टू R। नेक्स्ट MCQ इज कहते हैं कि AC सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू DC सिग्नल बाय, तो AC सिग्नल को कन्वर्ट करता है जो DC में, उसको कहते हैं बेटा रेक्टिफायर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जबकि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करवाने के लिए चाहे वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो या फिर हाफ वेव हो, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक ये एसी सिग्नल है ये इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल होता है ऊपर वाला, और जो ये नीचे वाला होता है इट इज़ द नेगेटिव साइकिल। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, रेक्टिफिकेशन करता है तो वो क्या कर सकता है, या तो पॉजिटिव के पॉजिटिव जो है सिर्फ वो रहने देगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे गायब हो जाएगा। इसको कहते हैं हाफ वेव पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन। और इसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा कि नेगेटिव वाले जो है ना वो रह जाएंगे आपके पास एसी सिग्नल्स, जबकि जो दूसरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जी लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवाते हैं तो फिर जो है वो एसी जो सिग्नल है वो पूरा का पूरा डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रहता, इट इज़ ओनली द डीसी सिग्नल। क्लियर है? मूविंग ऑन, कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, एफिशिएंसी हमेशा किसके बराबर होती है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट ऊपर आएगा, इनपुट नीचे आएगा, वर्क आउटपुट टू आउटपुट, ये दोनों गलत हैं। आउटपुट हीट और आउटपुट वर्क नहीं, इनपुट पहले और हीट आउटपुट नहीं, आउटपुट वर्क और हीट इनपुट, हाँ जी, ऊपर पहले आउटपुट आएगा और फिर नीचे इनपुट आएगा। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास होता है जी वोल्ट, और ओहम होता है जी रेजिस्टेंस का, एम्पेयर आपके पास करंट का यूनिट होता है। ये ऐसा यूनिट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने याद रखने होते हैं फॉर AFNS टेस्ट एंड अदर टेस्ट। कहते हैं कि वन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो मुझे याद रखना है कि डेंसर रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो फिर वो लाइट जो है बिल्कुल ही बाउंस बैक हो जाती है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो वो दोबारा से बाउंस बैक हो जाती है इनटू द रेयर मीडियम। तो बाउंस बैक होने का क्या मतलब है, वो 180 डिग्री शिफ्ट हो गया है ऑपोजिट टू, उसी एंगल पे ही दोबारा से बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्शन हो जाती है। इन इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, C रिप्रेजेंट्स, तो M आपके पास अभी बड़ा मास होता है और C जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ दोनों ये वैल्यूज़ दी गई हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन वाला आपके पास इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का साइज़ जो है ना वो तकरीबन सेम होता है, और लेकिन वो जो चार्ज का डिफरेंस है ना वो होता है सिर्फ जो प्रोटॉन होता है उसका साइज़ हमारे पास होता है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि सेम यही वैल्यू जो है ना नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो दूसरा लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻31, अगर kg लिखा हो तो ये आपके पास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, ये आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आपने याद रखना है 5730 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। द नेक्स्ट MCQ इज़, कहते हैं कि अ कैपेसिटर इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू, तो कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करने के लिए नहीं, रेजिस्ट द फ्लो बिल्कुल भी नहीं, स्टोर चार्ज, इसका जो है काम क्या होता है कि ये अपने प्लेट्स के दरमियान में चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, उस एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ 1 फैरेड इज़ इक्वल टू, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, आप इजीली उसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस, फैरेड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होता है C इज़ इक्वल टू Q/V। Q हमारे पास है जी चार्ज कूलम, और नीचे वोल्ट है, तो ये C/V कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, तो सारे के सारे नेचुरल प्रोसेसेस, ये आपकी टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट है, हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं वो सारे जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे होते हैं, चाहे पानी ऊपर से आ रहा है नीचे, वो
इरिवर्सिबल होता है, यानी ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। एंड द नेक्स्ट MCQ इज, कहते हैं इन रेडियोथेरेपी कैंसर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो कैंसर सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं जब आप उनकी तरफ एक्सपोजिंग टू कंट्रोल रेडिएशन, ठीक है। और लास्ट MCQ इज, कहते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस विच आर द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक में हम क्या, उसको वॉल्यूम जो है आपका क्या रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड ही MCQ था। तो बेटा हमारे पास ये थे हमारे सारे के सारे 40 MCQs ऑफ एकेडमिक क्विज 5। तो इसमें फ़िज़िक्स के हमने जो MCQs हैं वो सारे इसकी डिटेल से डिस्कस किए हैं। कल जो है ना हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्विज़ के जो डिस्कशन है वो हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।